आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू करें, अपनी किताबें खोलकर उसमें पीरियोडिक टेबल को सामने रखकर इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा और इस वीडियो को समझिएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को पॉज करते हुए, वीडियो को रिपीट करते हुए आप अगर देखते चले जाएं तो ज़्यादा समझ में आएगा और आसानी से आप इसको याद भी रख सकेंगे और सॉल्व भी कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो कि आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन ऊर्जा के विपरीत है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है। देखिए, गैसीय परमाणु है, आइसोलेटेड एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया या जोड़ा और जिससे कि वो आयन में, न्यूट्रल जो एटम है आयन में चेंज हो गया और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो स्पीशीज़ है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, यानी वो स्टेबल हो जाता है और ऐसी हालत में वो कुछ ऊर्जा निकाल देता है। और ऐसी स्थिति में जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच होता है का जो मान होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल यहाँ पर ये एटम है और फाइनल ये आयन है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद बना है। यदि ये जो फाइनल स्पीशीज़ है यानी आयन वो अधिक स्थायी होता है, ऐसे में इसकी ऊर्जा कम होती है और इसलिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। तो यानी डेल्टा एच का मान अगर नेगेटिव है तो वह स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक कोई गैसीय स्पीशीज़ या आयन माइनस चार्ज लिए हुए है, -1 चार्ज लिए हुए है और इस पर एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो आप जानते हैं यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव रिपल्शन होती है। और अगर एक्सेप्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे में -E यानी एनर्जी इसको देनी पड़ती है और तब जाके ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में डेल्टा एच का जो मान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभाव करने वाले कारकों के बारे में एक बार याद कर लेते हैं। परमाणुवीय आकार यानी एटॉमिक साइज सबसे पहला फैक्टर है। परमाणुवीय आकार जितना अधिक बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक हो जाएगा, क्योंकि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना दूर होगा, फलतः इस इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक की आकर्षण कम होगा, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा। प्रभावशाली नाभिकीय आवेश किसी भी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतना ही कम होगा और जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव यदि परमाणुओं के भीतर n-1 और n-2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे बाह्य इलेक्ट्रॉन या नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण यानी न्यूक्लियस के प्रति उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास, यदि कोई परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या क्लोज्ड शेल यानी अर्ध या पूर्ण अथवा N2 NS2 NP6
वाले इलेक्ट्रॉन व्यवस्था लिए हुए है तो उसमें नया इलेक्ट्रॉन जोड़ने से स्थायित्व कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है वह डिस्टर्ब हो जाएगा और स्थायित्व घट जाएगी। तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जिन्हें हमने हमने याद किया। और ये कि जिस प्रकार का एलिमेंट है तो उसके अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए उसमें तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक भी हो सकती है, यानी ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है और ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स द एनर्जी इज रिलीज्ड। अक्सर एटम्स के लिए जो आयनन जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उसके लिए एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन को एक्सो एनर्जिक कहते हैं और इसमें एंथैल्पी जो है नेगेटिव होती है। और आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच का मान यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के लिए माइनस है। ये हाई वैल्यू भी है क्योंकि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को पा लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस या क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है जो कि बहुत अधिक स्थायी है। तो इन सब बातों को हमने याद किया, एक बार रिवाइज कर लिया और करते हैं हम अपना पहला एमसीक्यू। In which of the following elements have positive value of first electron affinity? निम्नलिखित में से कौन से तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक है? तो देखिए धनात्मक तब होगा जब स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो लेने की कोशिश नहीं करता है, लेना पसंद नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिससे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉन को लेने से वो बिगड़ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन के ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ये जो है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल यानी लेफ्ट से लेके राइट की ओर ये पीरियड जा रहा है और सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे नंबर शेल्फ में बाह्यतम कोश उनका है नंबर 2 में ये ऐड होते जा रहे हैं। लिथियम का कन्फिग्रेशन है 1:2s1, बेरिलियम का है 1:2s2। ये क्लोज्ड शेल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बोरोन का PS1 है और कार्बन का PS2 है। तो इन सभी में से ये जो हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिए हुए हैं, जबकि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आप देख ही सकते हैं कि ये क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, S2 है और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डीस्टेबलाइज हो जाएगा और जिसकी वजह से इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पॉजिटिव या धनात्मक आएगी। तो आंसर इसका बेरिलियम है। यहाँ आप उनके डेटा को एक बार देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और यहाँ जो है क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 है ये। और आगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में भी S2 है। तो और इन्हीं दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, बाकी सभी में आप देख सकते हैं नेगेटिव है। फिर जब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्टेबल नहीं रहेगी और इसी वजह से इसका भी प्लस या पॉजिटिव में
इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, और उसके नीचे है आर्गन। आप उसका भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो प्लस में है। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से किया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? असत्य कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो गलत है उसको चुनकर बताइए। तो इन्होंने कहा है ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कोवैलेंसी या सहसंयोजकता के बारे में है। हमें ये मालूम है कि कोवैलेंसी तब बढ़ती है जब हाई पॉजिटिव चार्ज होता है किसका? कैटायन का, और उसका साइज होता है छोटा। उसी तरह से एनायन की अगर बात करें तो उसकी साइज होती है बड़ी और नेगेटिव चार्ज भी उसका बड़ा होता है। तो कैटायन और एनायन दोनों का चार्ज होता है हाई, और स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होना चाहिए, तो कोवैलेंसी या सहसंयोजकता बढ़ती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज कैटायन और एनायन का बड़ा होना चाहिए, साइज एनायन का बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, लार्ज पॉजिटिव आयन फेवर्स कोवैलेंसी, इन्होंने कहा है कि बड़ा अगर धनायन है सहसंयोजकता को समर्थन देता है, जो कि गलत है क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, और ये साइज की बात कर रहे हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट या असत्य है। बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स थे वो सही थे। वेस्पर की बात करते हैं। हमें मालूम है कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वह सबसे ज़्यादा है, और उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2S और एमोनिया का। आप देख सकते हैं कि लोन पेयर, ये लोन पेयर हैं जिनकी संख्या 2 दे रखी है। बॉन्ड पेयर, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, एक एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो 2 बॉन्ड पेयर इसके अंदर हैं। और जो रिपल्शंस हैं H2S में, आप देख सकते हैं लोन पेयर रिपल्शन है, क्योंकि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्शन है, और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन होगा, और साथ ही में रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में भी। इसी तरह से अमोनिया का अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड हैं और एक एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ होता है। लोन पेयर इसमें से एक है और बॉन्ड पेयर इसमें 3 हैं, जैसे कि 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी 3 बंधों के 3 युग्म इलेक्ट्रॉन के जो बंधों में हैं, बॉन्ड्स में हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, यानी ये लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। और इन रिपल्शंस की वजह से जो बॉन्ड एंगल जितना हम सोचते हैं उससे जो है वो घट जाता है, और जितना ज़्यादा या बढ़ जाता है, निर्भर करता है, या आप कह सकते हैं ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, निर्भर करता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो ये हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं, वाटर, एमोनिया, H2S और I3 माइनस के। हमें H2S का मालूम है, यहाँ पर एक S लिखा हुआ होना चाहिए। H2S का मालूम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 92 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं जैसा कि हमने देखा था, और 2 बॉन्ड पेयर हैं। एमोनिया में एक लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, तो उसका जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री के आसपास हो जाता है। उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बॉन्ड पेयर जो हैं वो भी 2 हैं, इनके बीच में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये भी 109 न रहकर 104.5 के आसपास आ जाता है इसका बॉन्ड एंगल। हम I3 माइनस की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स, ये और ये सेम ही है, इंग्लिश और हिंदी वर्जन है। तो इनमें जो I3 है उसमें 3 लोन पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि बाकी जो तीनों हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें या तो एक या तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अगर तीन होंगे, ऐसे में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है काफ़ी फैला हुआ है ताकि स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर में बना रहे। तो उन्होंने पूछा है किसका बॉन्ड एंगल या बंध कोण सबसे अधिकतम है, वो है I3, जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक किसकी है। हमको ये आयंस दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए ध्यान में। देखिए, रेडियस ऑफ अ कैटायन इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटॉम देन इट्स एटॉमिक रेडियस। अगर कोई एटम है जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी ये रेडियस है मान लीजिए, तो उससे जो कैटायन होगा ये नाभिक, तो कैटायन का आकार जो होगा वो एटम्स की तुलना में छोटा होगा। ये कहा गया है, पहला पॉइंट अपने को ये याद रखना है। रेडियस ऑफ एन एनायन यानी कोई एटम है, ये नाभिक है, और एनायन यानी उसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसको अगर मिल जाता है तो एनायन का रेडियस क्या है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ है और साइज इसका बड़ा हो जाता है। तो अपने को ये माइनस चार्ज है जिसका साइज़ बड़ा हो जाता है, प्लस का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो यही बात कही गई है, रेडियस ऑफ अ कैटायन इज़ स्मॉलर दैन इट्स एटॉमिक रेडियस। तो और जो एनायन है उसका साइज़ जो है लार्जर देन इज एटॉमिक रेडियस, एनायन का साइज़ ज़्यादा होगा एटम के रेडियस की तुलना में। हमें यहाँ पर कुछ कैटायन और एनायन मिला के दिए हुए हैं, तो हमें ये मालूम है सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के नीचे हैं, इसके नीचे है ये, तो और ये दोनों कैटायंस हैं तो इनके साइज़ होंगे छोटे। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा अगर आप देख सकते हैं इन दोनों में, तो जो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो एटम है, उसका जो एनायन है वो सबसे बड़े साइज़ का होगा, क्योंकि क्लोराइड में फ्लोराइड की तुलना में शेल ज़्यादा है। वैसे भी क्लोराइड का एटॉमिक साइज़ फ्लोराइड से ज़्यादा है। तो इसमें आंसर होगा, इन्होंने पूछा है लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। ये जब वीडियो कॉम्प्रेस हुआ तो ये जो इंडिकेटर है वो ऊपर खिसक गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये जो आंसर है Cl- इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो स्ट्रक्चर है, शेप है, ये ऊपर की ओर खिसक गया है वीडियो कॉम्प्रेस होने के दौरान, पीपीटी कॉम्प्रेस होने के दौरान। सो द करेक्ट आंसर इज़ Cl- इज़ द करेक्ट आंसर, या ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आइए याद कर लेते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। लैंथेनाइड्स में आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये एटॉमिक वेट बढ़ता, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, और सारे जो हैं वो 4f में शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 14 ऊपर से नीचे तक ऐड होते चले जाएंगे। और एक और खासियत है कि जो f इलेक्ट्रॉन हैं ये अच्छी तरह से स्क्रीनिंग यहाँ पर नहीं हो रखी है, यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, तो उस बाह्यतम कोश को अंदर वाले जो शेल्स हैं उन्होंने अच्छी तरह से परिरक्षित नहीं किया है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ऐड होते हैं नाभिक के चार्ज को वो प्रबलता से फील करते हैं, और जैसे जैसे माइनस चार्ज जुड़ता जाता है वो वैसे वैसे नाभिक से आकर्षित होते जाते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी साइज़ धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। जो +3 आयन होता है लैंथेनाइड्स का, उसके
साइज़ में रेगुलर डिक्रीज़ देखी जाती है, यानी इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि बीच में थोड़ा सा बढ़ गया और फिर कहीं बढ़ गया और घट गया, इस तरह का नहीं है। तो इसके साइज़ को इसीलिए स्टडी के लिए, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मान के जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीरियम लैंथनम से शुरू हुआ है और PRND और करते करते आप देख सकते हैं GD DY HONYB। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे हैं और इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ आप रेगुलरली डिक्रीज़ साइज़ का देख रहे हैं, उतार चढ़ाव इसमें नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस फॉर इट्स ट्राई पॉजिटिव आयन? इनमें से कौन, किस तत्व का त्रिधनात्मक आयन, यानी M अगर वो मेटल है तो M3+ का जो त्रिज्या होगी उसका मान सबसे कम, दैट मीन्स लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस इन सब में किस में होगा? हमने देखा कि इटरबियम का जो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है और लैंथेनम की सीरीज़ में अगर हम देखें जो अभी टेबल बनाया था उसे नीचे की तरफ है, या फिर अगर आप इस तरह से क्रॉस द पीरियड देखें तो आखिर के तरफ इटरबियम आता है लैंथेनाइट सीरीज़ में। इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर सबसे इन सभी में से हाई होने के कारण इसका जो साइज़ होगा सबसे छोटा होगा, या आयनिक त्रिज्या का मान इसमें सबसे कम होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह एक एटम के द्वारा जो उसने साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षण बल से अपने पास उन इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए रखने की जो कैपेसिटी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास रख ले, अपने पास आकर्षित करके रख ले, इस कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैपेसिटी कहते हैं। ज़्यादा आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुए रखे अगर वो एटम, तो उसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और अगर आकर्षण बल से बांध ना पाए, कम है उसका आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की, तो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, विद्युत धनता और यह विद्युत ऋणता। एक जो आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप है, जैसे यहाँ हम शुरू हुए हैं लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो आप देख सकते हैं अगर इनकी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो आप देखिए 1.0, 0.9, 0.8। उसका मतलब क्या है, जैसे ही किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है, घटती जाती है। और उसी तरह से जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट MCQ। ये क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे जिसमें दिया हुआ है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के निम्नलिखित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का सही घटता क्रम है। तो फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल का और डिक्रीजिंग ऑर्डर या घटता हुआ क्रम इसमें पूछा गया है। और हमें मालूम है कि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं सारे, जो कॉमन बात है। और लिथियम सबसे पहले आता है, तो लिथियम का जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होता है, साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द वैल्यू
ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए, लिथियम ऊपर आता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सब से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये ग्रुप के सबसे नीचे की तरफ है, ये ग्रुप से उसके ऊपर की तरफ है। इसके अलावा लिथियम के बाद सोडियम का नंबर आता है, सोडियम के बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम का। तो ये जो क्रम है वो सही है। बाकी इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम दे रखी है, जो कि गलत है। इसी तरह से यहाँ पर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा दे रखी है, वो भी गलत है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम का ये ऑप्शन दे रखा हुआ है कि रुबिडियम जो नीचे की तरफ है उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो गलत है। यहाँ सीजियम की हाईएस्ट, जो कि साइज़ बड़ा है और नीचे की तरफ है, उसकी ज़्यादा है, तो गलत। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following properties show an increasing trend? Sorry. निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में दाएं से बाएं, अक्सर क्वेश्चन जो होता है बाएं से दाएं की तरफ होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। सभी क्वेश्चन जब भी आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव में, बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए। इन्होंने कहा है राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ से यहाँ जाना है हमको इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो तीसरे जो है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में दाएं से बाएं की तरफ कौन सा गुण बढ़ता क्रम प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ से यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ होगा कम, इस साइड में होगा कम और इधर की तरफ होगा ज़्यादा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, आइए हम देख लें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता, आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन विभव, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणुवीय त्रिज्या, और डेंसिटी यानी घनत्व। हमें मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर यहाँ से यहाँ आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, न कि बढ़ेगी, न कि बढ़ेगी। उसी तरह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो वो घटेगी। एक एटॉमिक रेडियस है जो यहाँ बढ़ा हुआ होगा और यहाँ पर घटा हुआ होगा, या यहाँ बढ़ा हुआ होगा, यहाँ पर देखिए आप घटा हुआ है। तो इन्होंने तीसरा थर्ड जो है वो पूछा हुआ है, थर्ड पीरियड या तीसरा आवर्त। तो थर्ड पीरियड की बात हम करें तो आप वैल्यूज़ भी देख लीजिए। थर्ड पीरियड के लिए ये यहाँ से चलते हैं 0.99, 1.10 करते करते 1.20, 1.36 और 1.45, ये है हाई, ये है लो। तो एक आयनाइजेशन एटॉमिक रेडियस जो है उसकी वैल्यू ऐसी है जो कि इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी इस टेंडेंसी को, इस क्रम को पूरा नहीं करती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एटॉमिक रेडियस, विच वॉज क्वाइट ईजी। सो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को रिपीट करते हुए देखिए। इंग्लिश के लिए जिनको दिक्कत आ रही है, मैं बहुत मिक्स्ड लैंग्वेज में और इजी इंग्लिश का इस्तेमाल करती हूँ। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए ताकि जब आप एमएससी करें, थीसिस लिखें, पेपर लिखें और रिसर्च करें, पढ़ें, आप जर्नल्स, आर्टिकल्स पढ़ें, तब आपको आसानी हो। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।